हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज एक नई टीम का हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और वो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ, नवाबों की लखनऊ की टीम की हम बात करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। स्क्वाड में देखेंगे कौन कौन से प्लेयर्स हैं और फिर बात करेंगे इनके शेड्यूल के ऊपर, इनके प्रोबेबल 11 के ऊपर। तो फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी अपनी प्रोबेबल 11 कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। ये टीम जो आई है वो 3 साल पुरानी है। पहले 2 सीजन्स में ये लोग क्वालिफाई कर गए थे प्लेऑफ्स के लिए, पिछले सीजन नहीं कर पाए, 7वीं पोजीशन पे इन्होंने ख़त्म किया। लेकिन अच्छी टीम बनाते हैं और हमेशा एक प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम रेडी रहती है इनकी। अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की तो सबसे महंगा प्लेयर इस साल ऑक्शन में लखनऊ ने खरीदा और वो थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 27 करोड़ में लखनऊ के पास आए इस साल और वो इस टीम के कैप्टन भी हैं। अगर मैं बात करूं कोच की तो लखनऊ के कोच है जस्टिन लैंगर। अगर मैं बात करूं ओनर की तो आरपीएसजी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप जो है वो इनके ओनर है। मेनली संजीव गोयनका सर इनके ओनर है और इनका जो होम ग्राउंड है वो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये इनका होम ग्राउंड है जो कि लखनऊ में है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलेटेड। होप करता हूँ आपको ये जानकारी सुनकर अच्छी लगी होगी। अब आते हैं स्क्वाड के ऊपर कि लखनऊ ने किसको किसको अपनी टीम में रखा है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे बड़ा नाम जो लखनऊ के पास है वो है इस ऑक्शन का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ ने अपने पास लिया है। और वो इस टीम के विकेट कीपर, बैट्समैन और साथ ही में मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे और कैप्टन भी है। उसके बाद इन्होंने एक और लेफ्ट हैंडर लिया है जिसका नाम है डेविड मिलर। ये भी लोअर ऑर्डर में टीम को अच्छी मजबूती देंगे। उसके बाद इनके पास है एडन मार्क्रम। अगर एडन मार्क्रम की बात करूं तो ये टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है ये ओपनिंग भी करे। उसके बाद इनके पास है आर्यन जुएल। फिर मैं बात करूं तो इनके पास है हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रेट्सकी, ये भी ओपनर है और साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। हालिया फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये डरबन सुपर जायंट्स जो कि SA20 में संजीव गोयनका सर की ही टीम है, वहाँ पे ये ओपनिंग करते हैं। और उसके बाद इनके पास एक और अटैकिंग बैट्समैन है जिनका नाम है निकोलस पूरन, जो पिछले कई सालों से लखनऊ के साथ बने हुए और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते भी आ रहे हैं लखनऊ के लिए। तो ये कुछ बैट्समैन थे और विकेट कीपर बैट्समैन थे लखनऊ के लिए। अगर मैं देखूं तो इनके पास ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स नहीं हैं, सिर्फ इन्होंने 6 फॉरेन प्लेयर्स रखे हैं अपने स्क्वाड में, जिसमें से अगर इन्हें 4 खिलाने भी पड़ते तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे लिस्ट ऑफ बैट्समैन अलॉन्ग विद विकेट कीपर बैट्समैन लखनऊ सुपर जायंट्स के। अब अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की तो इनके पास बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन मिचेल मार्श जो इनके वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर हो सकते थे, उनको सिर्फ बैट्समैन के लिए क्लियरेंस मिली है। वो इस साल बॉलिंग करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो मिचेल मार्श एज अ प्रॉपर बैटर खेलेंगे अगर प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब्दुल समद इनके पास है। अब्दुल समद वही है जो सनराइजर्स हैदराबाद के पास थे पिछले साल तक और लोअर ऑर्डर में आकर के अटैकिंग बैटिंग करते थे। और कई बार उनके क्रूशल्स जो नॉक होते जैसे 10 में 25, 10 में 18, ऐसे पारियों ने हैदराबाद को बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए हैं। तो हो सकता है अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है लखनऊ तो इनको भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। उसके बाद अगले जो ऑलराउंडर है उनका नाम है शहबाज अहमद। शहबाज अहमद एक लेफ्ट आर्म स्पिन देते हैं और लोअर ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। अटैकिंग बैट्समैन है जिनको आरसीबी ने इस साल छोड़ दिया और लखनऊ ने अपने पास बुलाया है। और जहाँ तक बात करूँ शहबाज अहमद की तो बहुत ही क्रूशल जगह पे बैटिंग करते हैं और मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है,
क्योंकि जो काम कृणाल पांड्या करते थे लखनऊ के लिए, सेम वही काम शहबाज अहमद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक प्रॉपर पेडिग्री है, कृणाल पांड्या की एक प्रॉपर लेगेसी है, लेकिन अभी उतना शहबाज अहमद ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। लेकिन हो सकता है ये साल शहबाज अहमद का हो और इस साल वो प्रूव करते आपको दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके पास है युवराज चौधरी, जिनके बारे में ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर लखनऊ ने इनको खरीदा है तो कुछ तो माइंड में होगा ही, कुछ परफॉर्मेंस इनके देखे होंगे। और जहीर खान जो कि इस टीम के स्काउटिंग करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी परचेज कर ले, क्योंकि इससे पहले वो मुंबई के स्काउटिंग टीम में थे। तो काफ़ी कुछ सोच समझ के ये टीम प्लान करके उतरती है। उसके बाद इनके पास है राजवर्धन हंगरकेकर। ये जो खिलाड़ी है, ये इससे पहले चेन्नई के पास था, वहाँ इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन्हें इस बार प्रॉपर 6 से 7 मैच मिले और ये अपने स्किल्स को दिखाने का प्रॉपर मौका मिले। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, राजवर्धन हंगरकेकर एक बहुत ही अच्छा अंडर 19 प्लेयर है, और जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2 साल पहले इन्होंने खेला था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। राइट आर्म फास्ट बॉलर है और बैटिंग भी लोअर ऑर्डर में आके बहुत अटैकिंग करते हैं। तो इसलिए राजवर्धन हंगरकेकर इस टीम को अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और एक फ्यूचर ऑलराउंडर की तरह इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए तो जो बचे हुए ऑलराउंडर है उसमें आयुष बदोनी का नाम है, जो पिछले 2 सालों से लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। कई बार वो नंबर 3 पे भी आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं और कई बार वो लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ आयुष बदोनी की, तो लखनऊ इन पे काफ़ी रिलाय करती है, इसीलिए इनको रिटेन भी किया था। तो अगर लखनऊ आपके ऊपर ट्रस्ट करती है तो आप एज अ प्लेयर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप के गेम को आप हर बार एक लेवल अप करें। तो आयुष बदोनी मेरे हिसाब से काफ़ी एक्साइटिंग टैलेंट है, और अब तो 2 साल हो चुका है, तो काफ़ी एक की प्लेयर बन चुके हैं लखनऊ के लिए। तो देखना होगा ये साल आयुष बदोनी का कैसा रहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उन्हें किस नंबर पे बैटिंग मिलती है, क्या वो एज एन ओपनर जाते हैं, क्या वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जाते हैं, या वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके लास्ट में क्रूशल नॉक्स खेलते हैं। ये डिसाइड करना होगा मैनेजमेंट को। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर की, तो अर्शिन कुलकर्णी इनके पास है, जो लोअर ऑर्डर में खेलते थे 8 और 9 नंबर पे, और इम्पॉर्टेंट 1-2 हिट लगाने के लिए आते थे, और लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। अर्शिन कुलकर्णी पिछले साल जब खेल रहे थे लखनऊ के लिए, ज़्यादा मैचेस तो खेले नहीं है, लेकिन जितना भी मैच खेले काफ़ी इम्प्रेसिव लगे और काफ़ी रिलायबल लगे मुझे, कि अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हैं तो वहाँ से मैच ये निकाल के दे सकते हैं। हाँ देखिए, एज अ बॉलर आप यंग बॉलर हैं तो आपकी पिटाई कभी भी हो सकती है, लेकिन वो जो ईगरनेस होती है परफॉर्म करने की और अच्छा करने की, वो मुझे अर्शिन कुलकर्णी में दिखती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्शिन कुलकर्णी एक बढ़िया एक्साइटिंग टैलेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके बॉलर्स की। तो प्रॉपर इंडियन कोर बॉलिंग है। हाँ, सिर्फ आपको एक नाम आपको फौरन दिखेगा, वो है यहाँ पे शेमार जोसफ। उसके अलावा प्योर इंडियन बॉलिंग है, जो कि एक एडवांटेज भी हो सकती है और एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ पहले तो इनके पास है आवेश खान, जो पिछले साल तक राजस्थान में थे, उसके पहले लखनऊ में खेल चुके हैं। तो इस साल ये फिर से वापसी कर रहे हैं लखनऊ के लिए, और लखनऊ को इन पे काफ़ी ट्रस्ट है, क्योंकि जब पिछले बार ये लखनऊ के साथ थे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया था। उसके बाद जो बॉलर है उनका नाम है आकाशदीप। आकाशदीप इस साल के पहले तक उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला था, लेकिन अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं लखनऊ के पास, तो काफ़ी कुछ रिलाई करता है इनके ऊपर। क्योंकि मेरे हिसाब से आकाशदीप, आवेश खान, इनमें से किसी एक को या दोनों को 7-7 मैचेस ऐसे स्वैप किया जाएगा, या फिर किसी एक को 14 के 14 मैच भी मिल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। उसके बाद इनके पास है एम सिद्धार्थ। एम सिद्धार्थ अगर मैं बात करूं तो शायद ये स्पिनर हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अगर मैं एम सिद्धार्थ की बात करूं तो एम सिद्धार्थ शायद एक स्पिनर है, यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एम सिद्धार्थ एक स्पिनर है और काफ़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं।
फिर इन्होंने रखा है दिग्वेश सिंह को, फिर आकाश सिंह भी इनके पास है। तो काफ़ी ज़्यादा यंग बॉलर्स के पास ये गए हैं और इंडियन टैलेंट के पास गए हैं बॉलिंग में। फिर जो इकलौता फॉरेन बॉलर है वो है इनके पास शमार जोसेफ, जो कि कैरेबियन बॉलर है, जो कि पिछले साल भी इनके पास था और एक बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं ये, और डेथ में काफ़ी ज़्यादा पेस वेरिएशन करते हैं। तो अगर मौका मिला तो ये खेल सकते हैं एज एन फॉरेन प्लेयर। फिर इनके पास है प्रिंस यादव, मयंक यादव, एक एक्सप्रेस पेस बॉलर जो 150 के करीब की स्पीड में बॉल फेंकता है, वो इनके पास है। फिर इनके पास है लेफ्ट आर्मर मोहसिन खान, जो पिछले 2-3 साल से लगातार लखनऊ के साथ बना हुआ है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, चाहे वो स्टार्ट ऑफ द इनिंग हो या फिर डेथ बॉलिंग हो। मोहसिन खान पे आप रिलाई कर सकते हैं। और इनके पास है रवि बिश्नोई, इनके बेस्ट रिस्ट स्पिनर, और जो स्टार्टिंग ऑफ द लखनऊ टीम के साथ अभी तक बने हुए हैं। जो जब लखनऊ अपनी रिटेंशन की थी पहले साल में, तब उन्होंने रवि बिश्नोई को लिया था और अभी तक रवि बिश्नोई एक होता ऐसा प्लेयर है जो इस टीम के साथ बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात रवि बिश्नोई की ये है कि इनकी जो इकॉनमी रहती है वो 7 साढ़े 7 के बीच में रहती है और ये विकेट ज़रूर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक विकेट टेकर आपके पास स्पिनर है जो कि रवि बिश्नोई के नाम पे है। तो ये था पूरा स्क्वाड लखनऊ सुपर जायंट्स का। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बॉलिंग में आपके पूरे इंडियंस हैं और बैटिंग में आपके पास पूरे फॉरेनर्स हैं, जबकि आपके पास ओवरऑल सिर्फ 6 फॉरेन प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो बैटिंग दिख रही है वो तूफान है। बॉलिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो आपने यंग बॉलिंग खिलाने की सोची है वो कैसा करेगी। तो इसी के साथ चलते हैं स्वॉट एनालिसिस पे कि लखनऊ की स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ किस किस के पास है और थ्रेट्स क्या क्या है लखनऊ के लिए। तो चलिए बात करते हैं उस पर। तो अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स के स्ट्रेंथ की, तो इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखता है, क्योंकि वहां पे आते 3 लेफ्ट हैंडर के ट्रायो, ऋषभ पंत, डेविड मिलर और निकोलस पूरन। अगर ये तीनों आपके पास हों तो आपसे तगड़ा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर किसी टीम का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं देखूं तो डेविड मिलर अपने आप में मैच विनर है, ऋषभ पंत अपने आप में मैच विनर है और निकोलस पूरन तो प्रूवन मैच विनर है T20 क्रिकेट में। वो ऐसे ऐसे सिचुएशन से मैच निकाल चुके हैं जहां से कोई उम्मीद भी नहीं करता। तो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी जो लगती है वो लगती है इनका मिडिल ऑर्डर। क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने प्रॉपर बैटिंग में ही फॉरेन प्लेयर्स को यूज़ करना है, बॉलिंग में ये प्रॉपर इंडियन बॉलर्स के साथ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी है कि क्लियर है आपकी हमें फॉरेन प्लेयर्स सिर्फ यहाँ तक चाहिए, इसके बाद हमारे पास इंडियन प्लेयर्स ही होंगे। और इसकी वजह से सबसे बड़ी बात है, इसकी वजह से आप अपनी टीम काफ़ी अच्छी बना सकते हैं और काफ़ी अटैकिंग ऑप्शंस आप अपने पास रख सकते हैं। और जो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ओपनिंग भी जो है वो काफ़ी तगड़ी हो सकती है। जो इनके टॉप 5 या 6 होंगे वो किसी भी टीम के टॉप 5 और 6 से 19-20 का ही फर्क होगा, लेकिन बॉलिंग में ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से पीछे हो जाएंगे। तो इसी के साथ चलिए बात करते हैं अब इस टीम की वीकनेस की। वो वीकनेस जो मुझे लगता है वो है कि प्योर इंडियन बॉलिंग पे रिलाय करना। आपके पास कोई भी फॉरेन बड़ा नाम नहीं है बॉलिंग में, शमार जोसेफ ने अभी कुछ प्रूफ नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है वो एक वीकनेस है कि अगर प्रेशर पड़ा तो क्या आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज या स्पिनर हैं जो कि आपको क्रिटिकल सिचुएशन से मैच निकाल दे अपने दम पे। ना आपके पास फॉरेन कोई अच्छा पेसर है, ना कोई फॉरेन अच्छा स्पिनर है। तो यहाँ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि प्योर इंडियन बॉलिंग के साथ आप कैसे 14 में से मैक्सिमम मैचेस जीतते हैं, और खासकर वो मैचेस जीतते हैं जहां आपकी बॉलिंग को मेन परफॉर्म करना होता है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, बैटर्स विन यू मैचेस और बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो मुझे थोड़ी सी बॉलिंग इनकी वीक लगती है कंपेयर टू बाकी टीम, क्योंकि उनके पास, बाकी टीमों के पास क्या है कि फॉरेन प्लेयर्स का बढ़िया मिक्स है। वो बैट्समैन में भी है, वो ऑलराउंडर्स में भी है और वो बॉलर्स में भी है।
यहाँ पे आपको बैट्समैन तो मिल जाएंगे, ऑलराउंडर्स भी कुछ हद तक मिल जाएंगे, लेकिन बॉलिंग में आपको एक्सपीरियंस के साथ फॉरेन प्लेयर की मिसिंग मुझे लगती है। क्या एक दो फॉरेन प्लेयर्स ये बॉलिंग में ला सकते थे, ज़रूर ला सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जो इन्होंने स्क्वाड बनाया है, बात करते हैं उस पर, तो मुझे थोड़ी सी ये टीम वीक लगती है, कम बिकॉज ऑफ प्योर इंडियन बॉलिंग। लेकिन हाँ, अगर ये टीम प्योर इंडियन बॉलिंग के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई और गलती से ये क्वालिफायर 2 या क्वालिफायर 1 खेल के फाइनल में पहुंच गए, तो मैं शॉक भी नहीं होऊंगा। और ये प्रॉपर आईपीएल का एग्जांपल होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर्स के बदौलत आपने क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए मैं हैट्स ऑफ अभी भी देता हूं, और मैं तब भी दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अभी ऑन पेपर बाकी टीमों से कंपेयर करने पे मुझे लखनऊ की बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगती है। अगर हम बात करें अब अपॉर्चुनिटीज किसके किसके पास है, तो अपॉर्चुनिटीज इनके जितने भी बॉलर्स हैं उनके पास है। लखनऊ के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना मेडन आईपीएल टाइटल जीते। ऋषभ पंत के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कैप्टेंसी में किसी टीम को आईपीएल टाइटल जिताए और अपने आप को एज अ बैटर T20 क्रिकेट में रीस्टैब्लिश करे। आगे अगर मैं बात करूं किस किस प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, तो शहबाज अहमद के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, अब्दुल समद के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, राजवर्धन हंगरकेकर के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। वहीं अगर मैं बात करूं आवेश खान हो गए बॉलिंग में, आकाशदीप हो गए, मोहसिन खान हो गए, और कुछ हद तक आकाश सिंह हो गए, एम सिद्धार्थ हो गए, तो इन सब के पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि अपने आप को प्रूव करना कि T20 क्रिकेट के लिए ये बिलोंग करते हैं, और ये यहाँ से लखनऊ को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेऑफ में ले जाएंगे, फिर फाइनल तक भी ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि लखनऊ एक लौती ऐसी टीम है जिनके पास प्योर इंडियन बॉलर्स है, कोई फॉरेन नहीं, प्योर इंडियन बॉलर्स पे रिलाई करने वाली एक लौती टीम इस आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स है। तो इसलिए मैं लखनऊ को काफ़ी बैक करूंगा कि ये टीम प्लेऑफ तक तो कम से कम ज़रूर पहुंचे। उसके बाद अगर मैं बात करूं थ्रेट्स की, तो सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि जब क्रिटिकल मैचेस आएंगे, जब क्रूशल मैचेस आएंगे, बिजनेस एंड आएगा, या कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि आपको 4 में से 3 मैचेस जीतने हैं, वहां आपके बॉलर्स पे प्रेशर पड़ेगा। और उस प्रेशर को कैसे आपके बॉलर्स हैंडल करते हैं, कैसे वहां से निकलते हैं और आपकी टीम को जीत दिलाते हैं क्रूशल मैचेस में। देखिए, लखनऊ के पास बैट्समैन में कोई कमी नहीं है, मिडिल ऑर्डर सॉलिड है, बैटिंग ऑर्डर सॉलिड है, टॉप ऑर्डर सॉलिड है, लेकिन जो खतरा है, जो थ्रेट है, वो बॉलिंग में है। अगर इनके बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे रवि बिश्नोई, आवेश खान, आपके आकाशदीप, एम सिद्धार्थ, मयंक यादव, अगर ये सब अच्छा कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, तो लखनऊ डेफिनेटली एक टीम टू वॉच आउट फॉर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से लखनऊ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने चाहिए, उसके बाद बैटर का रोल आएगा। तो ये मेरे लिए एक थ्रेट है कि इनकी प्योर इंडियन बॉलिंग कैसा परफॉर्म करती है। और सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है इंजरी कंसर्न। आवेश खान की इंजरी पे अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो पहला मैच खेल रहे हैं कि नहीं। आकाशदीप की इंजरी पे अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो पहला मैच खेल रहे हैं कि नहीं। मयंक यादव पहले कुछ मैचेस से ऑलरेडी बाहर है, जहाँ तक कि सोर्सेज बता रहे हैं। तो इनकी जो प्योर इंडियन बॉलिंग है वो और वीक हो गई है। तो इसीलिए जहीर खान के ऊपर भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इस प्योर इंडियन बॉलिंग को अब यहाँ से आगे लेके चलते हैं। तो ये थी इस टीम की शॉट एनालिसिस। आप लोगों को कैसी लगी है शॉट एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के शेड्यूल की, उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबल 12 की, कि बेस्ट पॉसिबल 12 क्या हो सकती है लखनऊ की। अब अगर बात करें लखनऊ के फिक्चर्स की, शेड्यूल की, तो लखनऊ अपना पहला मैच खेल रही है वाइजैग में, विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ 24 मार्च को शाम 7:30 बजे। और ये मैच लखनऊ का ओपनिंग मैच होगा, साथ में दिल्ली का भी ओपनिंग मैच होगा। उसके बाद ये विशाखापट्टनम से जाएंगे हैदराबाद, जहां ये खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 27 मार्च को शाम 7:30 बजे।
उसके बाद लखनऊ आएगी अपने होम ग्राउंड पे, जहां वो खेलेगी 2 मैचेस लगातार। पहले खेलेगी 1 अप्रैल को और ये मैच होगा पंजाब के साथ। उसके बाद लखनऊ खेलेगी 4 अप्रैल फ्राइडे को और ये मैच होगा मुंबई इंडियंस के साथ। तो पहले 4 में से 3 बहुत ही बड़े मैच हैं लखनऊ के, एक हैदराबाद के साथ, एक मुंबई के साथ और एक दिल्ली के साथ। और ये टोन यहाँ पे ही सेट होगी कि लखनऊ कैसा करेगी आगे चल के, क्योंकि हैदराबाद की टीम भी काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, वहाँ इनकी बॉलिंग टेस्ट हो सकती है। दिल्ली काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, वहाँ इनकी बॉलिंग टेस्ट हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की, वो भी टीम काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, वहाँ भी इनकी बॉलिंग टेस्ट होगी। उसके बाद बात करें तो लखनऊ जाएगी कोलकाता, जहाँ 6 अप्रैल को दोपहर का मैच खेलेगी और कोलकाता में खेलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। उसके बाद फिर ये अपने घर पे आएंगे 2 मैचेस के लिए। सबसे पहले ये खेलेंगे गुजरात के साथ लखनऊ में 12 अप्रैल को, ये भी दोपहर का मैच है। उसके बाद फिर ये चेन्नई से अपने घर पे खेलेंगे 14 अप्रैल को, शाम 7:30 बजे, शाम का मैच है ये। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये टीम फिर जाएगी जयपुर, जहां ये खेलेंगे राजस्थान के साथ 19 अप्रैल को। फिर ये वापस अपने घर पे आएंगे लखनऊ में और खेलेंगे दिल्ली के साथ रिवर्स फिक्चर 22 अप्रैल को शाम 7:30 बजे। फिर उसके बाद ये अवे जाएंगे 2 मैचेस के लिए, पहले मुंबई में जाएंगे वानखेड़े स्टेडियम में और खेलेंगे 27 अप्रैल को दोपहर में 3:30 बजे लखनऊ मुंबई के साथ। उसके बाद ये जाएंगे धर्मशाला, जहां भिड़ेंगे पंजाब के साथ 4 मई को शाम 7:30 बजे। उसके बाद ये वापस आएंगे अपने घर पे लखनऊ, जहां ये भिड़ेंगे आरसीबी के साथ 9 मई को। और ये मैच देखने लायक होगा। लखनऊ और आरसीबी की जो राइवलरी है ना पिछले 2-3 साल से, वो देखने में ये 9 मई का मैच मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद फिर ये जाएंगे अहमदाबाद गुजरात के साथ खेलने के लिए 14 मई को। और फिर आखिरी मैच जो इनका होगा वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने होम ग्राउंड लखनऊ पे। तो ओवरऑल फिक्चर्स काफ़ी अच्छा है, 2 होम 2 अवे, फिर बीच में 1 होम 1 अवे करके चलने लगा। तो ओवरऑल जो इनके फिक्चर्स बने वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे खासा पसंद आए लखनऊ के फिक्चर्स। और जो इनके रिवर्स फिक्चर भी हैं, चाहे वो मुंबई के साथ है चाहे वो हैदराबाद के साथ है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो प्रॉपर अच्छा शेड्यूल है लखनऊ के लिए। और जो स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस है ना, वो तय करेंगे कि लखनऊ इस बार क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए कि नहीं। तो ये पूरा शेड्यूल था, आपको शेड्यूल भी मैंने बता दिया इस मैच में इनके मैचेस के। और अब बढ़ते हैं इनके प्रोबेबल 12 की तरफ। तो मेरी कोशिश ये है कि जो इनके टॉप ऑर्डर हैं और जो इनका मिडिल ऑर्डर है उसी में सारे फॉरेन प्लेयर्स ले लूं और इनके बॉलिंग में मैं सिर्फ इंडियंस ही रखूंगा। मैं शेमार जोसेफ को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि या तो मैं बैटिंग इनकी सॉलिड कर दूं या तो मैं इनकी बॉलिंग सॉलिड कर दूं। तो मेरे हिसाब से जैसा इन्होंने स्क्वाड बनाया है, ये खुद चाहते हैं कि इनकी बैटिंग बहुत सॉलिड हो जाए। और मैं ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने जो टीम बनाई है वो बताइएगा आप कैसी लग रही है। ओपनिंग करेंगे यहाँ पे मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श के साथ मैं ओपनिंग करा रहा हूँ एडन मार्क्रम की। 3 नंबर नहीं सॉरी मिचेल मार्श के साथ मैं ओपनिंग कराऊंगा मैथ्यू ब्रेड्सकी की। 3 नंबर पे मैं रखूंगा एडन मार्क्रम को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफ स्पिन भी दे देंगे, ऑलराउंडर की तरह मेरे उसमें खेलेंगे। 3 नंबर पे मार्क्रम हो गए, 4 पे हो गए ऋषभ पंत, 5 पे निकोलस पूरन, 6 पे डेविड मिलर। अब आप जरा ये टॉप 6 बताइए कैसी लग रही है। किसी भी टीम की हालत खराब करने वाली टॉप 6 है ये। ब्रेड्सकी के साथ मिचेल मार्श, क्योंकि मिचेल मार्श इस साल एज अ प्रॉपर बैटर खेल रहे हैं। ब्रेड्सकी के साथ मिचेल मार्श, उसके बाद आएंगे एडन मार्क्रम, फिर आएंगे आपके ऋषभ पंत, फिर निकोलस पूरन और फिर डेविड मिलर। ये हो गए टॉप 6। 7 नंबर पे मैं रखूंगा अब्दुल समद को, 8 नंबर पे आयुष बदोनी, 9 नंबर पे फिर मैं रखूंगा आवेश खान, 10 नंबर पे रवि बिश्नोई, 11 नंबर पे मोहसिन खान, और मेरा इम्पैक्ट प्लेयर आकाशदीप एम सिद्धार्थ में से कोई होगा। क्योंकि अगर मैं बॉलिंग देखी, आवेश खान 4 ओवर, रवि बिश्नोई 8 ओवर, मोहसिन खान 12, उसके बाद
चाहे आप आकाशदीप को लाइए, चाहे आप एम सिद्धार्थ को लाइए, वहाँ हो गए 16 ओवर। फिर आपने किसको खिलाया? शहबाज। अब्दुल समद की जगह मुझे शहबाज खिलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बॉलिंग भी चाहिए, तो मैं शहबाज को खिलाऊंगा ताकि मेरे प्रॉपर 20 ओवर बन जाए। और पार्ट टाइमर मेरे पास होंगे एडन मार्करम। तो ये मेरी फाइनल टीम होगी। अगर एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ओपनिंग करेंगे मिचेल मार्श के साथ ब्रेड्स की, 3 नंबर पे मार्करम, 4 पे मैं रखूंगा ऋषभ पंत, 5 पे निकोलस पूरन, 6 पे डेविड मिलर, 7 पे मैं रखूंगा शहबाज अहमद, 8 पे रखूंगा मैं आयुष बदोनी, 9 नंबर पे आवेश खान, 10 पे एम सिद्धार्थ, 11 पे मोहसिन खान और 12वां प्लेयर रवि बिश्नोई। तो ये थी मेरी प्रोबेबल 12। आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी अपनी प्रोबेबल 12 आप लोगों को जो लगती है वो ज़रूर बताएं। और बताएं लखनऊ क्या इस साल आप लोगों को लगता है प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर इनकी बॉलिंग चलती है, बहुत अच्छा करती है, तो ये कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप स्टेज में ही ये फिनिश करेंगे। हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई होंगे और मोस्ट रन स्कोरर मेरे हिसाब से इस टीम के ऋषभ पंत हो सकते हैं। तो ये थी मेरी लखनऊ के लिए पूरी स्वॉट एनालिसिस और प्रोबेबल 12, साथ में इनका शेड्यूल। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपनी अपनी प्रोबेबल 12, मैं ज़रूर देखूंगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टीम की स्वॉट एनालिसिस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। तब तक क्रिकेट देखते रहें, क्रिकेट एंजॉय करते रहें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स डालता रहता हूँ। जय हिंद।